नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में। महाराष्ट्र की राजनीति में 2019 के बाद 2024 में लगा कि स्थिरता आएगी, लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुए तो उसके बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़े दिनों तक एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच में तालमेल की एक कमी दिखाई दी। अब उसके बाद में जब एक साल से लगातार जो है वो सरकार स्टेबल थी, चल रही थी, लेकिन अचानक से बीएमसी के चुनावों को लेकर जिस तरीके से अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग तरीके से रणनीति बनाई, तो एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में लगने लगा कि बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। और उसका मुख्य कारण था शरद पवार और अजीत पवार के बीच में गठबंधन, दोनों की पार्टी के बीच में। हालांकि दोनों के पास एनसीपी, तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि अगर हम बात करें चिंचरी और आई थिंक दूसरा जो है वो पिंपरवाड़, ऐसे कुछ जगह है, दोनों पर शरद पवार की या हम कहें कि एनसीपी की अच्छी पकड़ मानी जाती है। गठबंधन हुआ, उस गठबंधन का कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन एक अटकलों का बाजार, जिसको हम राजनीति में अक्सर कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं होता। जब हम ये कहते हैं कि कुछ भी स्थिर नहीं होता, तो इसका मतलब यह है कि कल तक दो लोग जो आपस में लड़ रहे होते हैं वो कब एक हो जाएंगे ये पता नहीं चलता, और कब किसकी महत्वाकांक्षा कितनी बड़ी हो जाएगी और दोनों टूट के अलग हो जाएंगे, इसका भी अंदाजा लगाना जो है वो बहुत मुश्किल है। क्योंकि उदाहरण जो है वो हमारे सामने है, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, एक वैचारिक गठबंधन, एक नेचुरल अलायंस। किसने सोचा था कि यह अलायंस जो है वो इस तरीके से टूटेगा? और उससे भी बड़ी बात यह थी कि भारतीय जनता पार्टी से शिवसेना अलग तो हो गई, लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी के लिए बाला साहब ठाकरे एक तरीके से मुखर होकर कई बार जो है वो कई शब्द बोल चुके थे, यह किसको उम्मीद थी कि उद्धव ठाकरे उसी कांग्रेस पार्टी के साथ चले जाएंगे। दूसरा, जब हम एनसीपी गुट को देखते हैं, क्योंकि इस वक्त अजीत पवार के निधन ने एक बार फिर मायावती को उसी चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। अब वो चौराहा कौन सा है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है, हम उसको भी समझे। उससे पहले एनसीपी में अजीत पवार का कद क्या था? एनसीपी शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बनाई थी, और उसके बाद में 2004 के चुनाव में एक बड़ा मौका था जब कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पे थी और शरद पवार की पार्टी एनसीपी, जिसके पास 71 सीटें थी। एक मौका था, और वो मौका यह था कि अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था, लेकिन शरद पवार ने अजीत पवार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। मुख्यमंत्री बना कांग्रेस पार्टी से विलासराव देशमुख, और उप मुख्यमंत्री का पद मिला एनसीपी का। तो यह कसक जो थी अजीत पवार के, वो मन में पहले से ही थी। वो 6 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके थे। जिस दिन अजीत पवार का निधन हुआ था, हमने उस दिन भी बात की थी। अब ऐसी स्थिति में जब एनसीपी टूटती है, तो अजीत पवार 2019 से ही मन बनाकर बैठे थे कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी या मायावती में जाना है। तो अपने 8 विधायकों के साथ या 8 लोगों को साथ लेकर अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ एकनाथ शिंदे वाले गुट में शामिल हो जाते हैं। और शरद पवार, या हम कहें कि राजनीतिक जो लड़ाई है वो परिवार तक आ जाती है। फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव में, क्योंकि उससे पहले शरद पवार कानून के पचड़े में बजाने के बजाय एक बड़ा वक्तव्य दे चुके थे कि वो जनता की अदालत में जाना पसंद करेंगे कि जनता को कौन स्वीकार है, अजीत पवार या फिर शरद पवार। तो विधानसभा चुनाव में जनता ने अजीत पवार को उसमें, या हम कहें कि सहर्ष जो है वो स्वीकार कर लिया, और 41 सीटें जीतकर आती है अजीत पवार की पार्टी एनसीपी, जबकि शरद पवार की पार्टी सिर्फ और सिर्फ 10 सीटों पर सिमट जाती है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार का कद आप इससे समझ सकते हैं। अब 2014 के विधानसभा चुनाव का परिणाम, मायावती की सुनामी आई, लेकिन उस सुनामी में भारतीय जनता पार्टी के पास 132 सीटें, कह सकते हैं कि पूर्ण बहुमत से थोड़ा सा दूर, जिसमें 57 सीटें एकनाथ शिंदे की और 41 सीटें अजीत पवार की। अब
जब हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि यह बड़ा ट्विस्ट, तो बड़ा ट्विस्ट यह है कि अब एनसीपी में अगला कौन। अब जब हम अगला कहते हैं, और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उससे पहले अभी खबर चल रही थी कि सीएम देवेंद्र फडणवीस को एनसीपी एक चिट्ठी लिखने वाली है। अब उस चिट्ठी में 3 मंत्रालय जो कि अजीत पवार के पास थे, एक वित्त मंत्रालय, स्पोर्ट्स, और एक जो मंत्रालय था वो था एक्साइज का। तो एनसीपी जो है वो इसी के ऊपर दावा ठोकेगी कि ये मंत्रालय एनसीपी के पास ही रहने चाहिए। अब ऐसी स्थिति में, क्योंकि अब तक जो है वो उम्मीद ये थी कि शायद वित्त मंत्रालय जो है वो देवेंद्र फडणवीस अपने पास रख ले, क्योंकि गृह मंत्रालय भी उन्होंने अपने पास ही रखा था। तो अब इस कड़ी को जब हम देखते हैं तो अब 2 तरीके से जो है वो अनुमान लगाया जा सकता है। एक, शरद पवार और अजीत पवार की जो एनसीपी है, और वैसे भी शरद पवार गुट के अंकुश काकड़े का अगर आज का आप स्टेटमेंट देखोगे तो उनके स्टेटमेंट के मुताबिक मौत से 5 दिन पहले अजीत पवार मन बना बैठे थे कि शरद पवार और अजीत पवार की पार्टी दोनों का आपस में विलय हो जाए, वापस से परिवार एक हो जाए। अब सच्चाई क्या है वो तो अंकुश काकड़े जानते हैं, लेकिन वो इस तरीके का दावा कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में सियासी जो गलियारे हैं उसमें इसी तरीके का आकलन किया भी जा सकता है। और इसकी स्थिति क्यों पैदा हुई, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर अजीत पवार की विरासत की हम बात करते हैं तो अजीत पवार की विरासत जय पवार और पार्थ पवार जो है वो अभी फंसे हुए हैं एक मामले में, वो आपको सबको पता ही है, जिसके लिए देवेंद्र फडणवीस ने एक जांच के लिए कमेटी भी बनाई है। अब ऐसी स्थिति में कि अजीत पवार के बाद में एक तो उप मुख्यमंत्री एनसीपी का, अब वो कौन होगा, तो पूरी उम्मीद है कि शायद सुनेत्रा पवार जो है वो उप मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र की, क्योंकि राजनीति से उनका कोई वास्ता नहीं था। लेकिन 2024 में अपनी चचेरी बहन या शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के सामने सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ चुकी है। हालांकि वो हार चुकी थी, लेकिन फिर भी वो चुनाव लड़ चुकी है। तो ऐसी स्थिति में पूरी उम्मीद है, क्योंकि सुप्रिया सुले सांसद है, और ऐसी स्थिति में सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल और एक और जो सुनील तटकरे, तो सुनील तटकरे का इतिहास, क्योंकि वो एनसीपी अजीत पवार की पार्टी के अध्यक्ष है। दूसरे अगर हम देखते हैं प्रफुल्ल पटेल, उनका भी कद जो है वो बहुत बड़ा है। और अगर हम बात करते हैं तो छगन भुजबल जो करीबी माने जाते हैं अजीत पवार के। अब ऐसी स्थिति में दूसरा जो सवाल ये उठता है कि अगर परिवार एक हो जाता है तो क्या एनसीपी अजीत पवार मायावती में रहेगा या महाविकास आघाड़ी के साथ चला जाएगा। अब इसको लेकर अगर हम धरातल पे इसका आकलन करने का प्रयास करते हैं तो अजीत पवार के जाने के बाद पार्टी में कुछ विधायकों में असंतोष की जो है उत्पत्ति, या हम कहें कि वो पैदा होगा, ये हम मान सकते हैं, क्योंकि अब इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं रहा। अब अजीत पवार के गुट में 2 स्थिति है। एक गुट जो सिर्फ विधायक है वो चाहेंगे कि वो शरद पवार के साथ चले जाएं, क्योंकि अब शरद पवार का कद जो है वो बड़ा है इस पवार फैमिली में। और दूसरे वो नेता जो पहले से ही मंत्री पद पर है। और शरद पवार की पार्टी का क्या हाल हुआ, क्योंकि उनके पास सिर्फ 10 सीटें हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको आगे का भविष्य जो है वो अंधकार में नजर आएगा, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, छगन भुजबल हो, या फिर सुनील तटकरे जैसे लोग हो। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग जो है वो मायावती को क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि ये इस वक्त मंत्री पद पर है। तो एनसीपी में खबरें जो है वो आने भी लगी है कि एक गुट जो है वो मायावती में रहना चाहता है और दूसरा गुट जो है वो छोड़ना चाहता है या शरद पवार के साथ जाना चाहता है। तो ये स्थिति क्यों है, आप इससे जो है वो आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि अगर कोई मंत्री है तो वो मंत्री पद छोड़कर दूसरी जगह क्यों जाएगा। तो ऐसी स्थिति में पूरी संभावना है, जो नजर आ रहा है, परिवार एक होगा। और मुझे लगता है कि शरद पवार, क्योंकि शरद पवार का भी नेचर कुछ इसी तरीके का है कि वो सत्ता के आसपास घूमते हुए नजर आते हैं, तो वो भी चाहेंगे, क्योंकि उनकी भी उम्र का तकाजा हो गया। और सुप्रिया सुले, उनको एक तरीके से जिसको हम कहें कि राजनीतिक जो भविष्य है
वो भी दांव पर लगा हुआ है। तो शरद पवार भी यही चाहेंगे कि शायद वो इस वक्त जो है वो महायुति का हिस्सा रहे, तो परिवार एक होगा जिसकी पूरी संभावनाएं नजर आती है, और ये पार्टी महायुति में ही रहेगी इसकी भी पूरी संभावना है, क्योंकि पार्टी के अजीत पवार गुट में फूट होने की वजह से महायुति को कोई नुकसान होगा यह तो दिखाई नहीं देता। लेकिन सवाल एक दूसरा खड़ा हो जाता है कि इसका इस महायुति गठबंधन पर असर क्या होगा। तो महायुति गठबंधन पर असर क्या होगा, अब आपको इसको भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की नजर से देखना होगा। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री है, और जब वो मुख्यमंत्री थे तो 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे। अब ऐसी स्थिति में क्योंकि अजीत पवार का साथ था, इसलिए एकनाथ शिंदे 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद दबाव में थे, क्योंकि एकनाथ शिंदे अगर छोड़कर भी जाते तो अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे। अब अजीत पवार नहीं है, पार्टी टूटती है, तो एकनाथ शिंदे को मजबूती मिलेगी। अब वो अपनी बार्गेनिंग पावर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ा सकते हैं। ज्यादा अंतर है नहीं, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि एक तरीके से एकनाथ शिंदे की पार्टी को मजबूती मिलने वाली है। अब हम आते हैं महाराष्ट्र की राजनीति के दूसरे पहलू, जिसको हमने दुर्गंध नाम दिया। और महाराष्ट्र की राजनीति में एक ही दुर्गंध है, जब भी वो मुंह खोलेंगे तो आपको बदबू ही नजर आएगी। और एक बार फिर संजय राउत उसी नक्शे कदम पर चल पड़े हैं जो उनको सूट करता है। और आप मानकर चलिए, हमेशा वो शिवसेना के लिए जब भी बोलते हैं, शिवसेना के कुछ वोटर्स को दूसरे पार्टियों के साथ जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो इस बार फिर वो उसी प्लेन में बैठ गए जिस प्लेन में ममता बनर्जी बैठी थी, और इशारों में भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए एक बड़ा आरोप लगा दिया, जबकि सच्चाई सबके सामने। और शरद पवार ये कह चुके हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक विमान हादसा था, इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जाए। लेकिन संजय राउत बड़बोले हैं और एक तरीके से शकुनी की भूमिका में है। तो जब तक शकुनी जिंदा है, कुरुक्षेत्र में इसी तरीके की आग लगी रहेगी, और इसी तरीके से चाहे वो दुर्योधन हो या फिर कौरव हो, वो कभी जो है वो उनको चैन से बैठने का, या हम कहें कि अच्छी सीख, क्योंकि ऐसे समय में मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए था। राजनीति जो है वो अपनी जगह पर है और बाकी चीजें जो है वो अपनी जगह पर है। अब संजय राउत कितना बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं अपने लिए, वो तो शिवसेना ही अच्छे से जानती है, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। और अब तक जब तक आप देखिए संजय राउत को कमान मिली है, और संजय राउत उद्धव ठाकरे के जब से सारथी बने हैं, विवादों से शिवसेना का नाता हुआ, और उसके बाद शिवसेना किस गर्त तक पहुंच गई वो पूरे देश के सामने भी है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।